राज्यसभा चुनाव की वोटिंग 4 राज्यों में शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इनमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले वोट डाला। वहीं महाराष्ट्र में 1.5 घंटे में 50% मतदान हो गया। 143 विधायक वोट डाल चुके हैं। इनमें से 60 भाजपा के और 20 कांग्रेस के विधायक शामिल हैं। अब जरा हम आपको राज्यसभा चुनाव से जुड़े हुए अपडेट दे देते हैं। जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं, इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। पुणे से भाजपा विधायक मुक्ता तिलक को एम्बुलेंस में विधान भवन लाया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को समर्थन देने का फैसला किया है। हालांकि इसका फायदा शिवसेना को मिलेगा, जिससे AIMIM दो हाथ करती आई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले राजस्थान बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने वोट डाले हैं। सीएम अशोक गहलोत के बाद इन्हीं 6 विधायकों ने वोट डाले। कांग्रेस ने रणनीति के तहत ऐसा किया है। इन विधायकों को वोटिंग से रोकने से पहले सुनवाई होती, इससे पहले ये वोटिंग कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा एक ऐसा उम्मीदवार है जिसकी जीत तय है। सरप्लस वोट निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र को दिए जाएंगे। बाकी उनको कौन समर्थन देगा, इस बारे में सुभाष चंद्र ही जानते हैं। राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने शिवसेना पर हमला बोला है। मनसे ने कहा है कि शिवसेना ने ओवैसी से समर्थन लिया है, इससे उनका हिंदुत्व उजागर होता है। वे निजाम के वंशजों से भी समर्थन लेने में नहीं हिचकिचाते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी के सभी उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त समर्थन है। उधर राजस्थान में विधायक की खरीद फरोख्त की आशंका देखते हुए प्रशासन ने आमेर क्षेत्र में 12 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। पिंपरी चिकवड़ के भाजपा विधायक बीमार होने के बावजूद मतदान करने निकले। भाजपा विधायक लक्ष्मण जगपात हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। वे आज सुबह एम्बुलेंस से मुंबई पहुंचे हैं। अब जरा हम आपको बताते हैं कि राजस्थान का चुनावी समीकरण क्या है। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जानी तय है। चौथी सीट पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्र के बीच टक्कर है। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार है, गहलोत विधायकों पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। उनकी पहुंच केवल कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों में ही नहीं, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर वो भाजपा विधायकों को भी तोड़ने का दमखम रखते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाष चंद्र ने नाराज चल रहे विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा की ओर से भी उनकी पूरी मदद की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने क्रॉस वोटिंग की आशंका को भांपते हुए एक विधायक की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में उन्होंने पिछले दिनों ताबड़तोड़ आदेश भी जारी किए हैं। तो वहीं हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। यहाँ एक सीट पर बीजेपी की जीत तय है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा के बीच मुकाबला है। राजस्थान की तरह ही शर्मा को बीजेपी का समर्थन हासिल है। उन्हें जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। उम्मीद है कि कांग्रेस से नाराज चल रहे विधायक उनके पक्ष में मतदान करेंगे। कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में एक बात और है कि उनके पिता विनोद शर्मा का हरियाणा में काफी गहरा प्रभाव रह चुका है। वे कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अजय मकान तभी जीत सकते हैं जब उन्हें कांग्रेस के कुल 31 विधायकों में से 30 का वोट मिल जाए। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की गुटबाजी हावी है, उससे मकान की राह आसान नजर नहीं आती है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय को दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के 10 विधायकों और बीजेपी के बीच 10 विधायकों के वोट मिलने की पूरी संभावना है। 7 निर्दलीय और कांग्रेस के नाराज विधायकों की मदद से कार्तिकेय बाजी पलट सकते हैं। अब महाराष्ट्र की बात कर लें तो महाराष्ट्र में वैसे तो 6 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन कांटे की टक्कर केवल एक सीट पर देखने को मिलेगी। राज्यसभा सीट के चुनाव में एक उम्मीदवार को जिताने के लिए कुल 42 वोटों की जरूरत पड़ेगी। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, जिसके बल पर पार्टी आसानी से 2 सांसद जिता लेगी। वहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के एक सांसद जीत जाएंगे। इसके बाद महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र सरकार गठबंधन और बीजेपी के साथ कुछ अतिरिक्त वोट बचेंगे, लेकिन ये वोट इतने ज्यादा नहीं होंगे कि राज्य
राज्यसभा के छठे सदस्य का चुनाव आसानी से हो सके। गठबंधन के अतिरिक्त वोट शिवसेना के प्रत्याशी को मिलने तय है। शिवसेना ने कोल्हापुर जिला अध्यक्ष संजय पवार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने कोल्हापुर के धनंजय महादिक को तीसरा उम्मीदवार बनाया है। महादिक के पक्ष में 7 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। 2 सीटों पर प्रत्याशियों को जिताने के बाद पार्टी के पास 29 वोट बचेंगे। महादिक के पास फिलहाल 36 वोट 7 निर्दलीय मिलाकर हैं, जबकि 6 वोट कम पड़ रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से कहा जाता है कि उनके पास 41 वोट हैं और केवल 1 वोट मैनेज करना होगा, जो बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं आखिरी राज्य कर्नाटक की। जी हां, कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके लिए 6 प्रत्याशी मतदान में हैं। कांग्रेस और भाजपा ने एक अतिरिक्त प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिससे चौथी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश, अल्पसंख्यक नेता मंसूर अली खान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अभिनेता जग्गेश और कर्नाटक के एमएलसी लहर सिंह सिरोया को मैदान में उतारा है। जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के रियल एस्टेट कारोबारी डी कुपेंद्र रेड्डी उम्मीदवार हैं। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के पास 70 विधायक है, वहीं भाजपा के पास 121 विधायक है और जेडीएस के पास 32 एमएलए है। कर्नाटक में प्रत्येक उम्मीदवार को जिताने के लिए 45 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा आसानी से 4 में से 2 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस के पास 1 जीत आ सकती है। 32 विधायकों के साथ जेडीएस के पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए संख्या नहीं है। ऐसे में चौथी सीट के लिए भी कर्नाटक में दिलचस्प नतीजे आने की संभावना है।